सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सितेश रॉय से अमरकांत दुबे की बातचीत। विषय है एलर्जी से जुड़े रोग और उपचार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत, हाजिर हूं सेहतनामा प्रोग्राम में और स्वागत है आप सभी का। तो आज एक खास विषय पर हम बात करने वाले हैं जो हम सब के जीवन से जुड़ा होता है। मैं बात कर रहा हूं एलर्जी की। इस खास बीमारी एलर्जी, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी से जुड़े इसके क्षेत्र में काम कर रहे एक विशेषज्ञ डॉक्टर सितेश रॉय जी को आमंत्रित करके। डॉक्टर सितेश रॉय, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद अमरकांत जी, मेरा प्लेजर है कि मैं यहाँ आज आया हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा और हमारे सारे श्रोता भी यही जानना चाहेंगे कि ये एलर्जी है क्या चीज? बहुत सही सवाल है कि एलर्जी एक बहुत कंफ्यूजन वाला फील्ड होता है काफ़ी लोगों के लिए, सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, डॉक्टरों के लिए भी, कि सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं। तो एलर्जी में ये है एक बीमारी और इसमें हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है, प्रतिकार शक्ति होता है शरीर का, वो जो नॉर्मली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब चीज़ों से लड़ाई के लिए बनाया गया है, कुदरत का दिया हुआ देन है, वही अगर डस्ट माइट, पॉलन, पराग, मोल्ड, भेज, फंगस इन चीज़ों से लड़ने लगे, खाने की चीज़ों से, तो वो एलर्जी बन जाता है। और इस एलर्जी में इंडिविजुअल को बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग समय पे होती है, लेकिन क्योंकि ये सिम्टम्स कंटिन्यूअस नहीं होती ज़्यादातर लोगों में, इसे पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट भी और डॉक्टर भी इसे मिस कर सकता है। तो एलर्जी एक उल्टा प्रक्रिया का रिएक्शन है जो बॉडी को नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के साथ, और वो उससे लड़ने लगता है, तब एलर्जी होती है। कई बार लोगों को पता है कि हाँ भाई मुझे छींक आने लगती, लेकिन किस वजह से आने लगती है या किसी को खुजली होने लगती है, हर किसी में अलग सिम्टम होता है, कारण उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्यों हो रहा है। तो ये कितने तरह की एलर्जी होती है, क्या इसका भी कोई अलग अलग प्रकार होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा सा बताएंगे आप। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन एलर्जी जो है वो है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे नेजल एलर्जीज भी बोलते हैं, नाक के एलर्जीज, जिसमें छींक आना, नाक से पानी आना, किसी के नाक ब्लॉक हो जाते हैं, किसी को नोज में इचिंग होता है, किसी को गले में खराश आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अस्थमा। जो एलर्जिक अस्थमा है वो 70% जो लोगों को अस्थमा होता है, दमा जिसको बोलते हैं, वो दमा एलर्जिक ट्रिगर से ट्रिगर होता है, जिसमें खांसी, दम लगना, छाती में जकड़न महसूस होना, छाती से सीटी बजने की आवाज़ जिसको वीजिंग बोलते हैं ये होना, थोड़ा चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे हाँफना, ये सारे सिम्टम्स एक एलर्जिक अस्थमा के होते हैं। वैसे ही जैसे आपने बताया स्किन के एलर्जीज होते हैं, जिसमें इचिंग होता है, रैश होता है, खुजली आती है, लाल लाल चट्टे आ सकते हैं, उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, जो क्रॉनिक रहता है उसको एक्जिमा बोलते हैं। ये सब के पीछे एलर्जी एक हाथ रखता है। उसके आगे जाए तो फूड के एलर्जीज, खाने पीने की चीज़ों से, एक बिल्कुल साधारण चीज़ जैसे ले लिया दूध है, अंडा है, मच्छी है, कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स है, इनके भी एलर्जीज होते हैं लोगों को और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। इसके अलावा जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स की कॉन्टैक्ट एलर्जीज होती हैं। वैसे ही लोग काम पे जाते हैं तो ऑक्यूपेशनल एलर्जीज होते हैं, जहाँ पे उनके वर्क प्लेस में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ के कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से, जैसे सॉडस्ट हो गया या वेल्डिंग फ्यूम्स हो गए, इससे भी पर्सन को एलर्जी हो सकती है। और ये सब के अलावा हमारे इर्द गिर्द जो जंतु है, जो उड़ने वाले कीड़े रहते हैं, उन कीड़ों के काटने से भी कभी कभी जानलेवा एलर्जी हो सकता है, जिसको इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी सचमुच में बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बताया, अलग अलग समय पे जीवन पे ये इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, अभी सारी चीजें आपने बताई हैं, ये सुन के थोड़ा सा डर लग रहा है। डर इस तरह से लग रहा है कि ये कॉमन बीमारी समझी जाती है या लोग सोचते हैं, समझते हैं, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि ये कहना चाहिए साइलेंट किलर है। जैसे आपने कहा वेल्डिंग हो रही है और वहां से जो धुआं निकल रहा है उससे मुझे एलर्जी है और मैं निकल रहा हूं, तो ये सब सुन के थोड़ा ये जरूर लग रहा है कि
इस दिशा में हम क्या काम कर रहे हैं या कितने लोग इससे पीड़ित हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे बहुत से श्रोताओं को गाने सुनने का शौक है। जैसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है और बहुत से लोगों को ये होता है कि उन्हें हर थोड़ी देर में गाना सुनना होता है। तो अगर उनके लिए आपके पास कोई दवाई हो सुरीली तो आप बताएं। एक गाना है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, क्योंकि मुझे लगता है एलर्जी एक प्रकार का पहेली है जी, लोगों के लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी और कभी कभी डॉक्टरों के लिए भी। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। आनंद फिल्म का गाना है डॉक्टर साहब, सुनते हैं जिंदगी कैसी है पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। डॉक्टर साहब, ये सुरीली पहेली तो आपने सुलझा दी। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश जरूर हम आपसे करेंगे कि जैसे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डाटाज हैं, स्टैटिस्टिक्स है, लोग जानते हैं कि इसमें इतने पेशेंट पूरे देश में हैं, विदेश में हैं। क्या एलर्जी का भी कोई इस तरह कोई डाटा है? अगर है तो कितने हैं और किस तरह से मेडिकल फील्ड में एलर्जी को लेकर काम किया जा रहा है? हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से भारत देश में हर चौथा या पांचवा इंसान एलर्जी से ग्रस्त है। मतलब 20 to 25% एलर्जी का इंसिडेंस है भारत देश में। इसका मतलब हुआ कि कम से कम हम बोल सकते हैं 30 से 35 करोड़ लोग इस देश में किसी न किसी बॉडी पार्ट के एलर्जी से उनको परेशानी हो सकती है। इसमें जो एलर्जिक राइनाइटिस है, जो नेजल एलर्जीज है, वो सबसे कॉमन है और देखा गया है कि बच्चों में इंसिडेंस का रेट है वो 200 से 300% बढ़ गया है लास्ट 20 से 30 सालों में। और अडल्ट्स में भी 100% इंक्रीज, मतलब डबलिंग इन रेट ऑफ एलर्जी इंसिडेंस पाया गया है। तो ये चीज़ पहले विदेशों में जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, इन जगहों में एलर्जीज बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और भारत देश में बहुत कम था 25 साल पहले। लेकिन अब भारत देश में बहुत ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं और इसका स्पीड इतना है कि जहाँ पे इंडिया टॉप 20 या 30 में आ गया है। तो ये चिंता की बात है और ज़रूर हम एज डॉक्टर्स इस पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं। क्या टाइप के एलर्जीज़ है उस पे रिसर्च चल रहा है, उसके ऊपर सर्वेस चल रहे हैं और सर्टेनली लोगों का अभी इंटरेस्ट जागा है क्योंकि लोग अपने खुद में, अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में ये कहीं ना कहीं देखते ही है कि लोगों को एलर्जी की तकलीफ हो रही है। जी, आपने कुछ बातों का जवाब मेरे पूछने से पहले ही दे दिया कि विदेशों के बनिस्बत भारत में समस्या है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है और बच्चों में खास तौर से ये ज्यादा देखी जा रही। अब बच्चों की बात करें, 8 से 10 साल की उम्र से लेके 18, 20, 21 साल, 22, 23 साल तक के बच्चों की, यंगस्टर्स की बात करें,
तो क्या इसके पीछे लाइफस्टाइल या वो फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, वो खान पान, चाहे चाइनीज खाना ले लें, चाहे वो बर्गर पिज्जा इस तरह का खाना जो हम ले लें, क्या उनका कहीं कोई हाथ इसमें है? बिल्कुल। देखा गया है कि अगर हम एलर्जी की बीमारियों का जो बहुत फास्ट पेस में इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है, तो उसमें पहला आता है डाइट। तो जितनी पाश्चात्य संस्कृति को युवा पीढ़ियां इसे फॉलो कर रही है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं बच्चों के, उतना उनके अंदर देखा गया है कि जैसे पाश्चात्य बीमारी, जैसे मैंने बोला एलर्जी पहले पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा था, इस देश में देखा जा रहा है। तो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, ज़्यादा एक्टिव ना रहना, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, फोन पे, टैबलेट पे पूरा दिन बच्चा खेलता है, बाहर जाके दौड़ता खेलता, धूप में, मिट्टी में जो हम खेलते थे बचपन में, वो आजकल के बच्चे नहीं करते। तो उनका बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं होता नॉर्मल जीने के लिए, तो वो गलत चीज़ों से लड़ाई शुरू कर देता है। तो डाइट, लाइफस्टाइल, उसके बाद हमारे आजू बाजू का जो पोल्यूशन, जो प्रदूषण है, वो एक बहुत बड़ा भाग है एलर्जीज बढ़ने का। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण से जितने पेड़ पौधे चीज़ें हैं, उनके जो पराग निकलते हैं, वो पराग का इंटेंसिटी और वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा हमारा स्ट्रेस लेवल, मानसिक स्ट्रेस, शारीरिक स्ट्रेस आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। और इसका असर जब माँ गर्भवती होती है उस समय से देखा गया है बच्चे के इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो एलर्जीज ऐसा नहीं है कि 8-10 साल के उम्र से शुरू होता है। हम कई बार छोटे 1-2 महीने के बच्चों को एक्जिमा नामक बीमारी लेके बहुत यंग एज से देखते हैं, जिनको खारिश हो गई है, जिनको कुछ ही महीनों के एज में फूड की एलर्जीज, खाने पीने की एलर्जीज हो जाती है। तो ये चीज़ जेन्युइनली बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स से ग्रो हो रहा है। और इसके अंदर ये सारे कॉजेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलजुल के वायरल इन्फेक्शंस, और एक बहुत बड़ा कारण है रेस्पिरेटरी एलर्जीज बढ़ने का। तो बिल्कुल जो फास्ट फूड है, जो वेस्टर्न फूड्स है, जैसे आपने चाइनीज़ फूड बोला, ये सारी चीज़ें ऐसे केमिकल्स, ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसे कलर्स हमारे बॉडी में डाल रहे हैं जो हमारे बॉडी को यूज टू नहीं है, हमारे प्रतिकार शक्ति को इम्बैलेंस कर देता है, जहाँ से एलर्जी पैदा होती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होते हैं। यहाँ हमारे श्रोताओं को जरूर ये लग रहा होगा कि विदेशी खाना तो खाना है, जब विदेशी खाते हैं उनको कुछ नहीं होता तो हमें क्यों होता है। तो इसके पीछे शायद कारण मैं जो समझता हूँ वो ये है कि स्थान और जलवायु के हिसाब से खाना खाया जाता है। विदेशों में ठंडी जगह अगर है, वहां पे अगर कोई खाना खाया जा रहा है, वही खाना शायद हमारे देश में वो उपयुक्त ना हो। जैसे हमारे अपने देश की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु है। राजस्थान की जलवायु अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हिमाचल प्रदेश की अलग है, कश्मीर की अलग है। तो इसी तरह से शायद अलग अलग जगहों के खाने का जो असर है वो अलग अलग पड़ता है। बहुत सी बातें अभी हैं और आपने अपनी इस बातचीत में अभी खास तौर से इम्यून सिस्टम की बात की है। इस पे मैं आपसे जरूर थोड़ी सी बातें जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक गाना जरूर सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम जो है इसका कहीं ना कहीं गाने से ताल्लुक होता है, क्योंकि कई बार लोगों को जरूरी हो जाता है अंदर की सुरीली भूख मिटाना। तो एक गाना शुक्रन अल्लाह, ये बहुत पसंद है मुझे, तो हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए ये गाना। आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बान का गाना शुक्रन अल्लाह की जिंदगी की जरूरत भी है संगीत। शुक्रन अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्रन अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह,
जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। हो तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, कैसे हुए अब हम फिदा। ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्राना तो दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना शुक्रन अल्लाह कुर्बान फिल्म का। अल्लाह की शुक्रगुजारी में ये गाना है और हम भी शुक्रगुजार हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के कि हमारी फिल्मों में गाने होते हैं। विदेशों की फिल्मों में इतने गाने नहीं होते, तो ये गाने जो हैं, जैसे आपने कहा, कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। उस गाने से पहले जो हम बातचीत कर रहे थे उसमें इम्यून सिस्टम की बात बार बार की। आपने उसमें एक बात ये भी कही कि गर्भ के दौरान बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो मेरे 2-3 सवाल हैं। पहले तो ये कि ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं कि ये क्या है। दूसरी बात, गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का इम्यून सिस्टम किस तरह से प्रभावित होता है। ये 2 सवाल आपसे पहले हैं मेरे, उसके बाद मैं कुछ और भी सवालों के साथ आपसे बात करूंगा। जरूर। तो पहला सवाल, जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये शायद हमारे बॉडी का सबसे अमेजिंग सिस्टम माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कुदरत ने इसे बनाया है ताकि वो हमारे शरीर के सेल्फ किसी भी दूसरे या फॉरेन सेल्फ से डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया गया है। तो जैसे अगर कोई जंतु हमारे शरीर में आता है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है, वर्म्स है, तो बॉडी तुरंत उसे इस इम्यून सिस्टम के जरिए डिटेक्ट करता है, पिकअप करता है और शरीर से क्लियर कर देता है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। उसी तरीके से जो चीजें हमारे शरीर ने हजारों साल से देखी है, जैसे कोई फूड का आइटम है, गेहूं है, चावल है, दाल है, तो वो उसको टॉलरेट करना भी सीखता है। तो एक हुआ फाइटिंग का साइड, एक हुआ टॉलरेंस का साइड, और ये 2 साइड जब बैलेंस होते हैं तब इंसान एक हेल्थी जीवन जीता है। जब कोई भी एक साइड ओवर एक्टिव हो जाता है, जैसे एलर्जी में एक साइड जो फाइटिंग करता है वो गलत चीजों से लड़ने लगता है, तो फिर बीमारी पैदा होती है। तो ये इम्यून सिस्टम एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सेफ रखता है। हमारे बॉडी के अंदर भी जब कैंसर सेल पैदा होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत देख लेता है कि ये शरीर का भाग नहीं है, नॉर्मल भाग, तो उसे तुरंत क्लियर कर देता है। और ऐसे दिन भर में रोज कैंसर के सेल्स गलत तरीके से पैदा हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम उसे क्लियर करता है। तो उसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब एक बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो वो बच्चा माँ जो खाती है, जो पीती है, जो सुनती है, जो देखती है, जो करती है, वो सब चीजों से प्रभावित होता है। और यहाँ तक रिसर्च पाया गया है कि जब गर्भवती माँ किसी ज्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव से गुजरती है तो बच्चे का इम्यून सिस्टम उससे प्रभावित होता है। यहाँ तक कि परसीव्ड स्ट्रेस से बच्चों को स्किन की एलर्जीज, एक्जिमा और वीजिंग की बीमारियां, सांस की बीमारियां पहले साल में जन्म के बाद ज्यादा पाई गई है जो मदर्स के स्ट्रेस हाई होते हैं। ओहो। तो ये चीज बताती है कि हमारे संस्कृति में जो गर्भ संस्कार जैसा एक प्रक्रिया था वो कितना जरूरी था कि माँ खुश रहे, उसका इम्यून सिस्टम खुश रहे, हेल्थी रहे और वो सही जाने अनजाने में संस्कार बच्चों तक जाए ताकि बच्चा हेल्थी हो आगे जाके। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि 14 साल अमेरिका में रहने के बाद भी मैं इस देश को और भारत देश को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम जगह मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनियों को, हमारे पहले के जानकार लोगों को इतना नॉलेज था कि सही हेल्थ कहाँ से शुरू होती है, पैदा होने के पहले से शुरू होती है। जी, यानी आप देखिए कि आपकी बात से ही मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा विज्ञान
बहुत पहले से बहुत उन्नत है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनि और ये जो भी हमारी संस्कृति रही है बहुत उन्नत रही है। बिल्कुल। और आज जरूरत इसी बात की है कि हम अपनी संस्कृति से ना कटें। बिल्कुल। हम अपनी जड़ों से अपने आप को अलग ना करें। पाश्चात्य देशों की देखा देखी में हम उस दौड़ में शामिल ना हो जाएं जहां जाने पर हमें सिर्फ बीमारी और निराशा ही हाथ लगनी है। यहाँ एक और सवाल उठता है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवांशिक होती हैं, यानी फैमिलीज में चली आ रही हैं। बाप को है तो बेटे को है, दादा को थी तो बाप को थी। इस तरह की कई बीमारियां हैं। कई लोग कहते हैं कैंसर भी इस तरह की बीमारी है, कहते हैं दमा उनको था तो इनको है, उनको डायबिटीज थी तो उनके बेटे को भी है। तो क्या एलर्जी जैसी ये बीमारी भी कहीं आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, कहा जाता है और ये रिसर्च कई देशों में हुआ है दुनिया भर में कि 50% लोगों को एलर्जी जेनेटिक इनहेरिटेड या आनुवंशिक रोग से मिलता है, लेकिन 50% लोगों को बिना कोई भी फैमिली हिस्ट्री के, मतलब उनके घर में किसी को भी पिता माता दादा दादी नाना नानी किसी को भी बीमारी नहीं है और उनको न्यू ऑनसेट नए तरीके से एलर्जीज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन 50% लोगों में ये जेनेटिक या इनहेरिटेड माना जाता है। और ये अस्थमा को भी अफेक्ट करता है, एलर्जीज को भी अफेक्ट करता है, फूड एलर्जीज को भी अफेक्ट करता है, ड्रग एलर्जीज को भी अफेक्ट करता है। हर चीज में एक जेनेटिक इनहेरिटेंस या एक रिस्क बोल सकते हैं आप, वो पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये आनुवंशिकता से कोई बीमारी मिली है किसी को, तो उसका इलाज भी उसी तरह से, या ऐसा है कि मान लीजिए किसी के पिता को धूल से एलर्जी है, तो क्या उसको विरासत में धूल से ही एलर्जी मिलेगी या किसी और तरह की भी एलर्जी मिल सकती है? कोई भी दूसरी तरह की भी एलर्जी मिल सकती है। मतलब पिताजी को सांस की एलर्जी है, बच्चे को चमड़े की एलर्जी है। जो इनहेरिटेंस होता है वो एक टेंडेंसी का होता है। अच्छा। एक वो टेंडेंसी होता है एटोपी। एटोपी मतलब एलर्जी होने का रिस्क या चांस। कौन सा एलर्जी होगा ये पक्का नहीं है, लेकिन जो टेंडेंसी है वो इनहेरिट होता है हमारे जीन्स के थ्रू, हमारे डीएनए के थ्रू। तो इसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को रेस्पिरेटरी एलर्जी है, चांसेस सबसे ज्यादा है कि बच्चे को भी रेस्पिरेटरी होगा, सांस की होगी या छींकों की या जो भी, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है, वो कुछ भी और भी हो सकता है। आपने पहले भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात किया, अभी भी आप कर रहे थे, तो मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि श्वसन तंत्र से जुड़ी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जो बीमारी है, एक है अस्थमा, इसके अलावा इस पर श्वसन तंत्र पर एलर्जी की वजह से कौन कौन सी और बीमारियां हैं जो सामने आ सकती हैं, जो हो सकती हैं? मेन तो एलर्जी है। एक और बीमारी होती है जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का एलर्जी है, एक हाइपर रिएक्शन है। एक और चीज होता है जिसको एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का डिजीज है जिसमें सांस में तकलीफ बार बार कुछ कुछ महीनों के बाद फंगस के कारण से होता है। ये वैसे ही साइनोसाइटिस होता है, साइनसिस में बीमारी, वो भी एलर्जी से होती है। छींक सर्दी की बात बोली, क्योंकि पूरा जो हमारा श्वसन प्रक्रिया है, श्वास की नली है, वो नाक से लेके फेफड़ों तक पूरा जाता है। उनमें अलग अलग चीजों से एलर्जिक डिजीजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों को गले की एलर्जी होती है, उनको थ्रोट की, जिसको लैरिंजाइटिस फेरेंजाइटिस टाइप ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। किसी को टॉन्सिल्स और एडनॉइड्स बढ़ जाते हैं, बच्चों में स्पेशली, वो भी एलर्जिक ट्रिगर से हो सकती है। तो वो पूरा जो ब्रीदिंग ट्री है, वो पूरे ट्री में कहीं पे भी एलर्जी इम्पैक्ट कर सकता है, असर दिखा सकता है। और मरीज को इसका धोखा अस्थमा से हो सकता है, कि हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि मुझे अस्थमा हो रहा है, क्या ऐसा कुछ सिम्पटम बिल्कुल होता है? तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार पेशेंट होता है या जो परिवार के आपके सदस्य होते हैं, वो बार बार डॉक्टर के पास समझो सर्दी खांसी बुखार से जाते हैं। जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं वो उसको समझो एंटीबायोटिक दिए, थोड़े एलर्जी की गोलियां दी, उसको सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीट करते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम है एलर्जी की और वो बार बार आने वाली है जब तक उसका सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना हो। जो एक सुपर स्पेशलिस्ट, जो एलर्जी के स्पेशलिस्ट है, तंत्रज्ञ है एलर्जी के, वो राइट डायग्नोसिस करके उस चीज को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक वो पर्सन यही सोचता रहेगा कि मुझे नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होता है, साल में 3-4 बार होता है, जब मौसम बदलता है तब होता है, बट वो एक्चुअली है एलर्जी। बहुत ही उपयोगी बातें, बहुत ही उपयोगी जानकारियां जो हैं वो आप दे रहे हैं।
ये एलर्जी को जितना मामूली समझा जाता है, आज बातचीत से समझ में आ रहा है कि ये इतनी मामूली बीमारी है नहीं। नॉर्मली लोग कहते हैं अरे भाई मुझे तो ऐसी बस एलर्जी हो गई है। जितने आराम से लोग कह देते हैं उतने आसानी से ये बीमारी ठीक भी नहीं होती है और बड़ी घातक भी है। तो इस पर आगे और भी बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलीफ की जरूरत है। म्यूजिकल रिलीफ अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक गाना है फिर से जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी ओर तेरी ओर। ये गाना अगर हम अपने श्रोताओं को सुनाएं तो अच्छा रहेगा। जरूर। सिंग इज किंग फिल्म का गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी खुलती फिजाएं खुलती घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, क्यों सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में, सच्चा हो दिल तो सौ मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा पलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोड़ तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है रब्बा। तो ये गीत अभी हमने सुना डॉक्टर साहब, कई बार उड़ती हुई धूल कहती है कि मैं आ रही हूं तेरी ओर एलर्जी लेकर। तो भगवान ना करे किसी की और कोई बीमारी इस तरह से उड़ती हुई जाए। आपने अपनी बातचीत में कहा कि कई बार उड़ते हुए जो कीट पतंगे होते हैं वो भी बीमारी ले आते हैं। तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो इस तरह की ये जो बीमारी है, ये एलर्जी है, जिसको जैसे मैं कह रहा था कि बहुत मामूली समझते हैं, क्या ये बीमारी
प्राण घातक भी होती है? बिल्कुल होती है अमरकांत जी, और यही सबसे बड़ा डर है इस बीमारी का कि जो चीज़ शुरुआत में बहुत माइल्ड, हल्का या माइनर होता है वो जानलेवा तक पहुंच सकता है। और इस तरीके से सबसे जो सामने प्रोमिनेंटली आता है वो है खाने पीने की चीज़ों के एलर्जीज़, क्योंकि ये ऐसे एलर्जीज़ है कि इंसान समझो अपने जीवन के 10, 20, 30 साल वो खाना बिना कोई तकलीफ के खाया होगा, और एक दिन अचानक से वो फूड खाने से उसकी श्वास नली सूज के फूल के बंद हो जाती है, श्वास बंद हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होके जिसको हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी से जान चली जाती है। और ऐसे केसेस हम आए दिन इतने देख रहे हैं। मेरे प्रैक्टिस में हर हफ्ते मुझे कुछ पेशेंट्स आके ऐसे स्टोरीज देते हैं, किसी को किसी दाल से हुआ, किसी को कोई फूड आइटम से हुआ, किसी को कोई इंसेक्ट स्टिंग से हुआ। ड्रग एलर्जीज भी पाया जाता है। अमेरिका जैसे कंट्री में 1/3 ऑफ जो डेथ्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो डेथ्स कहीं ना कहीं किसी ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। और वैसे ड्रग रिएक्शंस लाइफ थ्रेटनिंग टाइप के, जानलेवा टाइप के, हम हमारे देश में भी बहुत बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स जो ट्रीट करते हैं वो उसे उस समय ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स दे दिए, उनका एलर्जी लगा, रैशेस आए बॉडी पे तो रैशेस की दवाई दे दी, और फिर वो भूल जाते हैं, डॉक्टर भी भूल जाता है, पेशेंट भी भूल जाता है। जब अगली बार वो रिएक्शन होता है वो और भी ज़्यादा सिवियर, और भी ज़्यादा तेज और भी ज़्यादा फास्ट होता है कि कभी कभी समय ही नहीं होता इंसान के पास कि वो कुछ भी कर पाए जान बचाने के लिए, खुद का या अपने परिवारजनों का। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ हमारे लोगों के लिए, क्योंकि एलर्जी का अवेयरनेस इस कंट्री में बहुत कम है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बच्चों में भी, जवान लोगों में जो अभी अपने लाइफ के प्राइम में हैं, और वेल सेटल्ड अडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये जानलेवा हो सकता है। इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी और एक ऐसा एलर्जी है कि ततैया ने काट लिया और बस उसके पहले 2-3 चुभन से कभी कुछ पता ना पड़े, बट चौथा चुभन ऐसा हो कि पर्सन अस्पताल तक भी ना पहुंचे और उसे रास्ते में ही वो अपना सांस छोड़ दे। डॉक्टर साहब, ज्यादा बात आपने इस बात पे की कि जो ड्रग एलर्जी है उससे, तो ड्रग एलर्जी जो है वो तो एक ऐसी चीज है डॉक्टर साहब, नॉर्मली जैसे मैं भी कभी डॉक्टर के पास जाता हूँ या कोई दवाई की बात करता हूँ तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले डॉक्टर पूछता भाई किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। नॉर्मली तो ये प्रोसीजर हर डॉक्टर अपनाते हैं। अब वो ठीक है, किसी को ड्रग से अगर एलर्जी है और वो गलत दवाई चली गई या धोखे से चली गई किसी तरह से, वो एक जुदा बात है, लेकिन एक मरीज के हाथ में नहीं है। वो तो अब डॉक्टर के हवाले है, जैसा भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो उसको लेना है। मुद्दा यह है कि ड्रग के अलावा जो चीजों से एलर्जी है वो किस तरह से प्राण घातक है ये तो एक आदमी को समझेगा नहीं। मान लीजिए कि मुझे कोई भी एलर्जी नहीं है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि किसी ने कच्ची लौकी खा ली है, उसकी डेथ हो गई है, ये तक सुना गया है। बेहतर तो आप जानते होंगे। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी क्या कर सकता है? इसीलिए बहुत जरूरी है कि एलर्जी टेस्टिंग, उसका जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक एलर्जी सुपर स्पेशलिस्ट का काम यही होता है कि जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम बहुत केयरफुली एक डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, समझने के लिए कि रिएक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ था इंसान, क्या कर रहा था, क्या समय था, कौन सा मौसम था, क्या उस समय हवा में थी। ये सारे चीज़ों के बेसिस पे फिर हम उनका टेस्टिंग करते हैं, जो या तो स्किन टेस्ट से होता है या तो ब्लड के टेस्ट से होता है। और वो टेस्ट के भी बहुत सारे वैरायटीज और टाइप्स है। लेकिन समझ लीजिए कि एक एलर्जिस्ट का काम एक डिटेक्टिव का काम है। उसे डिटेक्टिव की तरह बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से हमें वैसे ही काम करना पड़ता है और हम सटीक तरीके से वहां तक पहुंचते हैं कि ये चीज है जो इस पर्सन को बार बार बीमार कर रहा है, पहले हिस्ट्री से, फिर इन्वेस्टिगेशन से, और फिर उसे अवॉइड करके वो पर्सन के प्राण बच सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स सारे अवेयर हो जाए कि अगर उनको इस टाइप के सिम्टम्स, और सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करना एलर्जी के उतने कठिन नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको सही सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजना जो उसका सही डायग्नोसिस कर सके और फिर वो पेशेंट को बता सके या वो इंडिविजुअल उस इंसान को बता सके कि कैसे अपने आप को उससे बचाए रखे। अगर गलती से रिएक्शन हो गई तो क्या दवाइयां साथ में रखनी है जिससे जान बच सकती है।
डॉक्टर साहब, अभी आप जो भी बात कर रहे थे इसकी सीरियसनेस पे और भी ज्यादा चिंतित होना जरूरी है सभी के लिए। तो चूंकि आगे बात चिंता की है तो आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं थोड़ा सा, और क्योंकि मैं भी ज्यादा चिंतित हो गया हूं और इस चिंता को कोई गाना ही मिटा सकता है। एक गाना है जो मैं हमेशा याद करता हूं जब हम हमारे जीवन को देखते हैं कि माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। फिलहाल तो जग में हम अपने ही रहने की जुगत में लगे हुए हैं, उसी जुगाड़ में बैठे हुए हैं कि कैसे लोगों को ये बताएं कि आपके पास जो खतरा बढ़ रहा है उसे कैसे दूर करना है। एलर्जी के डायग्नोज के बारे में जिस तरह से आपने बताया कि आप पहले हिस्ट्री जानते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, 2-3 सवाल हैं इसमें, मैं सारे आपसे एक साथ करता हूं। ये जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा लेंदी लगता है। चूंकि हम विविध भारती पर बात कर रहे हैं, विविध भारती सिर्फ शहरों में, मेट्रो सिटीज में ही नहीं, देश के सुदूर इलाकों तक सुना जाता है, विदेशों में भी सुना जाता है। हम बहुत ऐसी जगहों तक भी पहुंचते हैं विविध भारती के जरिए जहां शायद टीवी ना पहुंचा हो। तो ऐसी जगहों तक पहुंचने वाला ये जो माध्यम है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं कई ऐसे होंगे जो सचमुच एलर्जी के बारे में भी नहीं जानते होंगे, लेकिन एक छोटे मोटे गांव का, कस्बे का आदमी, क्या इस तरह का इलाज उसके लिए संभव है? पहली बात, क्या इस तरह की इलाज की व्यवस्था हमारे देश में कहां तक है, कितनी महंगी है? जिस तरह से आपने बताया पूरा प्रोसेस डायग्नोज का, सिर्फ ये किस हद तक महंगा
किस हद तक इसमें समय लगता है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, इन सारी बातों को हमारे देश को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा हमें इसमें बताइए। तो जितना ये सुनने में कठिन है, करने में उतना कठिन नहीं है। कई बार एक सिंगल विजिट में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे साथ तकरीबन 2-3 घंटा कभी कभी सारा टेस्टिंग लगता है, फिर हम उसे मिलते हैं और 80% केसेस में उनके हमारे पास से जाने के पहले ही हम उनको कौन से उनके कारण हैं एलर्जी के, कौन से दवाइयाँ उनको आराम देंगे और कौन से ऐसे इलाज है जिससे वो परमानेंटली क्योर भी हो सकते हैं, वो सारी बातें हो जाती है। लेकिन फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट्स हमारे साथ कई सालों तक जुड़े रहते हैं कुछ केसेस में। अब हमारे देश में क्या सिचुएशन है, तो एलर्जी का फील्ड एक तरीके से भारत देश में अभी भी अपने इन्फेंसी और टॉडलरहुड में है। तो पूरे देश में गिन चुन के अगर देखा जाए कितने डॉक्टर्स खुद को एलर्जी स्पेशलिस्ट बोलेंगे तो वो नंबर 1000 से भी कम है। इतने बड़े देश के लिए 1000 से कम एलर्जी स्पेशलिस्ट बहुत छोटा नंबर है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि रिसेंटली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एलर्जी और इम्यूनोलॉजी का एक शुरू नहीं हुआ है अभी भी कहीं भी, बट अप्रूवल अभी अभी आई है। तो इनफैक्ट जैसे मेरा पूरा ट्रेनिंग अमेरिका में हुआ था, हमारा पूरा जो फेलोशिप का ट्रेनिंग होता है 2 या 3 साल का, वैसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इस देश में है ही नहीं इस वक्त। जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लोमा कोर्सेज है और इससे भी काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है। और हम ज़रूर, मैं खुद साल में 1000-2000 डॉक्टर्स को लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए अवेयर और ट्रेन करता हूं कि एलर्जीज को कैसे मैनेज करने हैं, ताकि वो अपने अपने स्टेट्स में जाके अपने अपने गांवों तक पहुंच के लोगों का ध्यान रख सके। और ये सबसे बड़ा कारण था कि मैं अमेरिका के सारे ऐशो आराम और सक्सेस को छोड़ के भारत देश वापस आया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के लोगों को एलर्जी का केयर बिल्कुल ही सही तरीके से नहीं मिल रहा है। बात की जाए दवाइयों की, एक बार सही डायग्नोसिस हो जाए तो दवाइयाँ उतनी कीमती नहीं हैं। इंसान 100, 200, 300 रुपए में पूरे महीने का इलाज कभी कभी एलर्जी का कर सकता है। टेस्टिंग थोड़ा कीमती है, कुछ हज़ारों में कॉस्ट है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो MRI और CT स्कैन करने जैसा कोई टेस्ट है। उसका भी कॉस्ट 3, 4, 5 हज़ार में हो जाता है जनरली। तो कॉस्ट भी उतना फॉरबिडिंग नहीं है मोस्ट केसेस में। रीच के लिए जो लोग गांव से आएंगे उनको थोड़े बड़े शहरों में आना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए एक बार, लेकिन एक बार सही टेस्ट और डायग्नोसिस हो जाए और प्लान बन जाए, फिर वो अपने घर बैठ के, अपने जगह बैठ के आसानी से अपना केयर ले सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, कुछ गोलियां या कुछ स्प्रेज या कुछ इनहेलर्स लेने हैं और वो सेफ रह सकते हैं, उनकी जान बच जाती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि गांव से उसे शहर आना है, लेकिन वो शहर आएगा क्यों? तभी ना जब उसे पता चलेगा कि भाई उसे शहर जाना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि कुछ हजारों में ही अभी इस तरह के डॉक्टर्स या इस तरह की जो सुविधा अभी है, तो क्या अदर देन डॉक्टर्स कोई सोशल प्रोग्राम इस तरह का लोगों में अवेयरनेस के लिए आप लोग या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या कोई और संस्था क्या इस तरह के आयोजित करते हैं कि छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में लोगों को ये बताया जाए कि भाई एलर्जी नाम की भी एक बीमारी होती है, एलर्जी भी इस तरह से होती है? क्या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है या कोई ऐसे प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सोचा है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि भाई हमें ये जो नाक से पानी आ जाता है ये एक बीमारी है या बच्चे में इस तरह का है जो आगे जाके इसके लिए प्राण घातक हो सकता है, तो इस पे एक्स्ट्रा केयर लेनी है? ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अभी छोटे स्तर पे है। जैसे वर्ल्ड एलर्जी डे वीक होता है, वर्ल्ड अस्थमा डे होता है, इन दिनों में हम जैसे एलर्जी सुपर स्पेशलिस्ट कैंप्स रखते हैं, फ्री कैंप्स, जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हम लेक्चर्स देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस। मैं बोलूँगा कि आज जो विविध भारती कर रही है ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी को सर्विस है कि लोगों तक ये बात पहुँचा रही है। ऐसे ही मैं रोटरी क्लब्स के थ्रू, लायंस क्लब्स के थ्रू बहुत बार
बार कुछ महिला मंडलों में जाके मैंने लोगों को लेक्चर्स दिए हैं, उनको ट्रेनिंग दिया है, उनको आइडिया दिया है, ताकि वो एटलीस्ट अपने खुद के हेल्थ, अपने परिवारजनों के, दोस्तों के बारे में अगर कोई दिखे उनको कि उसे तकलीफ हो रही है, वो उनको भेज सके। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इंटरनेट पे पढ़ के और ढूंढ के मेरे पास आते हैं। इंटरनेट पे आर्टिकल्स देते हैं, वेबिनार्स करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। अस्थमा कैंप्स होते हैं, एलर्जी कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। और मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूं कि ये बीमारियों से फ्रीडम और इजाद भी पाया जा सकता है, तो उस दिशा में भी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये अभी जैसे आप समझ सकते हो कुछ ही लोग कर रहे हैं, और इसे कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कोई नेशनल लेवल पे गवर्नमेंटल बॉडी को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा, ताकि वो और भी लोगों तक पहुंचे और इस देश में लोगों की प्राण बचे, जान बचे, और वो एक अच्छा हेल्थी जीवन जी पाए। इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा काम हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और तो यहाँ पे कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप हमें? मैं चाहूंगा कि श्रोता अब पल पल दिल के पास सुने, क्योंकि हर एक इंसान जो ये सुन रहा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, हालांकि उन तक सिर्फ मेरी आवाज पहुंच रही है। तो पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना पल पल दिल के पास अभी हम सुन रहे थे और हम यही चाहते हैं कि पल पल आपके दिल के पास आपकी सुरक्षा रहे, उत्तम स्वास्थ्य रहे। और इस दिशा में जो विविध भारती कोशिश करता है सेहतनामा कार्यक्रम के जरिए, उसी कोशिश की कड़ी में आगे मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये जो एलर्जी है, ये क्या पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला रोग है? यानी ऐसा तो नहीं कि ये कहीं ना कहीं छूट जाता हो? दूसरा, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है, ये किस तरह से इसका होता है? तीसरा जो एक सवाल मेरा रह गया कि जो गर्भवती महिला अगर किसी तरह की एलर्जी से पीड़ित हो जाती है, उसका असर उसके बच्चे पे किस तरह से पड़ता है या किस तरह से असर पड़ने से रोका जा सकता है? गर्भवती स्त्री को अगर एलर्जी होती है तो ऐसी दवाइयां हैं हमारे पास और वो लेने से उसका भी शरीर स्वस्थ रहता है और बच्चे पर भी असर नहीं पड़ता है। तो वो पहली बात है कि वो डायग्नोज हो, स्पेशलिस्ट के पास जाकर अगर जरूरत पड़े सेफ दवाइयां हैं। बच्चे के ऊपर असर कम करने के लिए माँ को अपने हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा, क्या एलर्जीज क्योर हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। सब टाइप के एलर्जीज नहीं, कुछ एलर्जीज में आपको उस चीज को अपने जीवन में न आने देना ही एक रास्ता होता है। बट ऐसे बहुत सारे श्वसन रोग के एलर्जीज है, रेस्पिरेटरी एलर्जीज है, कुछ फूड एलर्जीज है जिनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी फूड्स के लिए एक्सपेरिमेंटल माना जाता है, लेकिन रेस्पिरेटरी एलर्जीज के लिए अप्रूव्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन इंडिया। इंसान के बॉडी को जिसको एलर्जी प्रूव हो गया है, उनको वो चीजें या तो इंजेक्शन या ड्रॉप्स या टैबलेट्स के जरिए देके उनके बॉडी को इम्यून कर देते हैं ताकि वो उसे परेशान ना करे और उनके बीमारी को ट्रिगर ना करे। और बहुत बार अगर इस तरीके से एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है तो बीमारी लौटती नहीं है। और बहुत बार बच्चों में ये भी देखा गया है कि जैसे वो उम्र उनका बढ़ता है वैसे उनके एलर्जीज कम कम तकलीफ देके चले भी जाते हैं। तो एक होता है नेचुरल रेमिशन, दूसरा होता है इम्यूनोथेरेपी और तीसरा होता है अवॉइडेंस। ये तीन तरीकों से, और अवॉइडेंस करने से कई सालों तक बॉडी एलर्जी का रिएक्शन भूल जाता है और उससे भी इंसान क्योर हो सकता है। तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि एलर्जीज क्योरेबल है, बट पहले सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट जरूरी है उसके लिए, जो कई सालों तक चल सकती है। आखिरी सवाल आपने होलिस्टिक ट्रीटमेंट का पूछा था, तो होलिस्टिक में हम डाइट, लाइफस्टाइल, कई बार नेचुरल सप्लीमेंट्स और सही चीजें जो वो पर्सन को जरूरी है, और उसके साथ ध्यान साधना, क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रेस एक बहुत बड़ा भाग है। तो जब मन शांत, दिल शांत, तब हमारा इम्यून सिस्टम भी शांत रहता है और लड़ाई नहीं करता गलत चीजों से। तो ये होता है एक होलिस्टिक केयर। और हमारे टीम में मेरे डिवाइन डाइट काउंसलर्स हैं, मेरे साथ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट है, और हम पूरी तरह से इंसान के सिर्फ एलर्जी को नहीं बट उसके पूरे शरीर को, माइंड, बॉडी, स्पिरिट को कंट्रोल, मैनेज करते हैं ताकि एलर्जी उनके जीवन में प्रभाव ना करे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें आपने हमें बताई, हम और विविध भारती के श्रोताओं तक ये बातें पहुंची हैं। यहाँ एक छोटी सी प्रार्थना जो आप स्टूडियो में आते समय गुनगुना रहे थे, उसकी जरूरत मुझे महसूस हो रही है।
दोस्तों, डॉक्टर सितेश रॉय जो एलर्जी, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी के एक विशेषज्ञ डॉक्टर, इनकी सेवा, इनकी लगन को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने सुनी एलर्जी से जुड़े रोग और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर सितेश रॉय से अमरकांत दुबे की बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवलकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।